गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इंडिया। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंडिया पर। ठीक है, क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है, ठीक है, प्रीमियर कर दी जाएगी इसी टाइम पर जिस टाइम पर आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। तो ये इंग्लिश की क्लास आपकी लाइव नहीं है। अब लाइव नहीं है क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से 1-2 दिन इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो 2 दिन इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर रखा हुआ है ताकि आप उस टाइम पर क्लास ले सकें। तो किसी को भी क्लास मिस नहीं करनी ये देख कर कि ओहो मैम लाइव तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड है बाद में देख लेंगे। तो बच्चे ये नहीं करना, क्लास 1 घंटे की नहीं होगी, क्लास थोड़ी छोटी होगी, तो इसलिए कोशिश करना इसको इसी टाइम पर ले लेना। क्लास ईडियम्स पर बेस्ड है क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं कोशिश ऐसी करती हूँ कि कुछ भी ऐसा ना पढ़ाऊँ जिसमें मुझे डिटेल में समझाना है और आपके आंसर भी चाहिए, क्योंकि जब मैं कुछ समझाती हूँ तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। उसके बेस पर मैं फिर वो करेक्शंस मार्क करवाती हूँ कि कहाँ कहाँ एक क्वेश्चन में काम किया जा सकता है। तो जब भी रिकॉर्डेड वीडियोस की बात आती है या किसी वजह से हमें क्लास मिस करनी होती है तो हम रिकॉर्डिंग कर रख लेते हैं ताकि उस टाइम पर वो क्लास लगा दी जाए, मतलब क्लास प्रीमियर कर दी जाए। तो वो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें आपको मेरी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी ना पड़े कॉन्सेप्ट समझाने में। तो कोशिश मैं करती हूँ ईडियम्स पर बेस्ड, क्योंकि ईडियम्स लैंग्वेज का बड़ा ईजी पार्ट होता है और स्कोरिंग पार्ट होता है। जैसे कुछ क्लासेस आपकी ईडियम्स पर पहले हुई हैं, वो जनरली रिकॉर्डेड ही है, एक आधा लाइव हुआ होगा, 2-3 रिकॉर्डेड ही हैं। अब वो रिकॉर्डेड बच्चों ने देखी हैं और कुछ बच्चों को एग्जाम्स में भी उससे हेल्प मिली है। तो मैं चाहती हूँ ईडियम्स की ही सीरीज बनती जाए। जैसे भी मैं कभी भी एब्सेंट हूँ तो एटलीस्ट ईडियम्स रिकॉर्ड कर डालती जाऊँ ताकि एक सीरीज हमारे पास ईडियम्स की भी हो, ताकि जब भी कोई एग्जाम आपका आ रहा हो और आप ईडियम्स रिवाइज करना चाहते हो तो आपको बुक्स और नोट्स ना खोलने पड़े, आप फटाफट से वीडियोस चलाएं, स्पीड अप कर दें और फटाफट से सारी ईडियम्स का रिवीजन कर सकें। और ईडियम्स भी इस तरीके से उठाई जा रही हैं जो कॉमनली यूज्ड ईडियम है, जो एक्सप्रेशंस में ज़्यादा यूज होती हैं, जो आपको आरसीएस में, क्लोज टेस्ट में या रीडिंग में कहीं पर भी मिल जाएंगी, या जो एसएससी बैंकिंग में जो बार बार से पूछी जाने वाली ईडियम्स होती हैं। तो उन्हीं ईडियम्स को स्पेशली उठाया जा रहा है जो आपको मदद करेंगी। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा ईडियम्स बेस्ड है। तो जो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स है वो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ईडियम्स। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सभी ने जब भी मैं कोई कुछ पूछूंगी तो सभी लोगों ने, स्टाइलस कहाँ गया मेरा, जब भी मैं कुछ पूछूंगी, ठीक है, अब आप लोग लाइव नहीं है तो बच्चे आप लोगों ने अपना आंसर पहले मार्क कर लेना है। मार्क करने लेने का मतलब क्या है कि आपने समझ लेना है कि क्या आपको बात समझ आ रही है। पर इनका पैटर्न थोड़ा सा दूसरा रखा गया है। इन ईडियम्स को मैंने 4 ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये चीज़ गलती हो गई कि आंसर मार्क कर लेना, क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं है। सिंपल ईडियम मैं समझाऊंगी और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको डील करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट ईडियम पे। फर्स्ट ईडियम हमारे पास है हॉट पोटैटो। फर्स्ट ईडियम है हमारे पास अ हॉट पोटैटो। तो अ हॉट पोटैटो का मीनिंग क्या होता है बच्चे? अ हॉट पोटैटो का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और डेंजरस टू डील विद। एक ऐसा मुद्दा जिस पर बात करना मुश्किल हो जाए। जैसे ये आमतौर पर ये वाली जो टर्म है ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे किसी मुद्दे पर कुछ कलेश छिड़ गया, किसी मुद्दे पर कोई बहस हो रही है, तो वो मुद्दा क्या है? हॉट पोटैटो, क्योंकि अब वो डिफिकल्ट हो गया, उस पर बात करना, उसको डील करना डिफिकल्ट हो गया। टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ये बात को ध्यान रखना है कि इस ईडियम को हमने यूज कैसे करना है। ठीक है, हमने इस ईडियम को यूज कैसे करना है, इसलिए इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लाई हूं। इस बार ऑप्शंस में नहीं आ रहे, इस बार इस तरीके से डील कर रहे हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। तो कई बार ये पैटर्न और कई बार ये पैटर्न, ताकि एक ईडियम्स की सीरीज हमारी बन जाए। चलिए नेक्स्ट ईडियम हमारे पास क्या है? अ पेनी फॉर योर थॉट्स। कुछ ईडियम्स ऐसी होंगी जो आपने सुन रखी होंगी, कुछ ईडियम्स ऐसी होंगी जो आपने नहीं सुन रखी। एंड द नेक्स्ट ईडियम इज अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? सपोज आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने आया और आपको पता है वो परेशान है, कोई उसने कहा कि फोन पर मैं परेशान हूँ, और आपने उसको कहा कि चल आजा यहाँ बैठ के बात करते हैं। अब वो आपके पास बैठ गया पर वो कुछ बोल नहीं रहा। आपने थोड़ी देर देखा भी चलो कोई बात नहीं, अभी नॉर्मल हो जाएगा, अभी बोल लेगा, बट वो नहीं बात कर रहा और आपको पता है कि वो परेशान है। तो इट मीन्स देयर इज समथिंग इन हिज माइंड और हर माइंड कि कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। तो जब आप ये जानना चाहते हो कि सामने वाले के दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है, वहां पर यूज किया जाता है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। ये पूछने का एक तरीका है कि भैया क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जैसे हम हिंदी यूज करते तो हम बोलते हैं ना, बोल दे क्या चल रहा है दिमाग में। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अ पेनी फॉर योर थॉट्स। क्या एग्जाम्पल है? आफ्टर सेवरल मिनट्स ऑफ साइलेंस ही फाइनली लुक्ड एट हर एंड सेड अ पेनी फॉर योर थॉट्स लिली। अ पेनी फॉर योर थॉट्स लिली
का मतलब कि व्हाट इज इन योर माइंड लिली, कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लिली, ठीक है। लिली यहाँ नेम है, क्लियर। चलिए आई होप दोनों इडियम्स आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये कई बार मैं प्रोवर्ब्स में भी करवाती हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, आप बोलने में कितने भी हवाई किले बना लो, है ना, कि ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे। जैसे बच्चा प्लानिंग लेकर आया होता है कि हाँ 6 मंथ्स में एग्जाम निकाल लेंगे, दिन में इतने घंटे इंग्लिश पढ़नी है, इतने घंटे मैथ्स पढ़ना है, बट क्या बोलने से हो जाता है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, तुम जो बोल रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू तुम्हारे काम की है। जैसे अगर अभी मैं कहूँ, अभी जब मेरी जनरली बच्चे मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे मुझे मैसेज कर देते हैं सोल्यूशन के लिए। तो अगर मैं उनसे पूछती हूँ ना कि भाई क्लास क्यों नहीं ले रहे, अरे मैम लेंगे, लेनी है क्लास, तो पढ़ना ही तो है, पर एक्शंस क्या है कि क्या क्लास ले रहे हो, फिलहाल नहीं ले रहे तो क्या है, एक्शन स्पीक्स लाउडर। तुम मुंह से कितना मर्जी बोल लो, है ना, पर तुम्हारे एक्शंस बोल रहे हैं कि तुम प्रेजेंट हो नहीं हो। तो हम बहुत सारी बातें कि दिन में हम 3 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलने में तो बच्चे 3 क्यों बोल रहे हो, बोलने में तो 12 घंटे बोल दो, बोलने में कुछ जा थोड़ी ना रहा है, बट द थिंग इज कि करा कितना है ना, ये कर कितना रहे हो। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट यू डू इज मोर सिग्निफिकेंट दैट व्हाट यू से, कि जो देन व्हाट यू से, जो तुम कहते हो उससे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, तुम क्या करते हो। अब किसी को कह देना भैया तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो उस कहने में वो वैल्यू थोड़ी ना कि सामने वाला खुश हो जाएगा, हाँ चांद तारे टूट के आ रहे हैं, आज तक टूट के आए हैं भैया, नहीं आए, तो बोलने में क्या जा रहा है, बट वैल्यू होती है आपके एक्शंस की, कि अगर आप किसी को केयर दिखाते हो दैट इज वैल्यूएबल, है ना। तो ही आई एम सॉरी आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन हेंसफोर्थ, हेंसफोर्थ का मतलब होता है बच्चे बाय नाउ, अब से कह सकते हो या कह सकते हो इन फ्यूचर, कि वो सॉरी बोल रहा है और कह रहा है कि मैं अब से जो है एक बेटर पर्सन बनूंगा। तो शी क्या कह रही है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि तुम बोल लो जो मर्जी बोलना है, 2-4, जैसे कई लोग होते हैं उनको एंगर इश्यूज होते हैं, तो जब गुस्सा आता है तो चीज़ें तोड़ फाड़ दी आपस में, लव्ड वंस का ही लगा लो, कलेश हो गया आपस में, कपल्स का कलेश हो गया, भाई लड़के ने उठा के 4 चीज़ें तड़क फड़क दी, तोड़ दी, अब जो वो शांत हुआ, गुस्सा शांत हो गया, मुद्दा इतना था नहीं, वो कह रहा है कि भैया ठीक है अगली बार से ये सब नहीं करूँगा। तो बंदी क्या बोल रही है, बंदी कह रही है भैया अगली बार देंगे, क्योंकि बोलते तो तुम हर बार हो, है ना। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट, एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, आग में घी डालना, ठीक है, आग में घी डालना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, सिचुएशन पहले ही बैड थी, तुमने उसमें और कहानी कर दी और तुमने उसको और वर्स कर दिया, है ना। जैसे मेरे को याद, मतलब मैंने कहीं पे एक बार सुना था कि जैसे क्या होता है कि घर में कोई सीन हो गया, बच्चे ने कोई गलती कर दी, अब बच्चे को डर मदर से ज़्यादा फादर का होता है, ठीक है। अब फादर ऑफिस से आए, अब एक दो बच्चे ने गलती कर दी तो बच्चे को एक आधा लग रहा है, अब मदर क्या कर रही है, मदर अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रही है कि मारो मत, मत मारो मत मारो मत मारो, बट सब बंदा नहीं सुन रहा, बंदे को वो ना वाला नहीं सुन रहा, अब उसको और गुस्सा आ रहा है, वो 2-4 और लगा रहा है। तो क्या होता है कि मैंने कहीं सुना था कि जब बच्चा पिट रहा होता है तो शायद बंदा एक आधा, वैसे तो देखो बच्चों को मारना नहीं चाहिए बट ठीक है, अगर बच्चा पिट रहा है तो शायद वो एक आधा थप्पड़ खाए, पर जब 4 लोग उसको बचाने को लिए जा रहे होते हैं ना, तो मारने वाला और भड़क जाता है, वो 2-4 और लगा देता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग हो गया, बट क्या होता है कि किसी काम में आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो काम और भड़क गया, सिचुएशन बैड थी, बैड से अब क्या हो गई, वर्स हो गई। Their basement was flooded, पानी आ गया था। Then to add insult to injury, a pipe burst into the kitchen, भैया पहले ही पानी आ रखा था, अब एक पाइप भी फट गया, तो वो क्या हो गया, जले पे नमक या जो खराब था उस पर और चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा पैसा लग जाना, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाना, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट क्रूज इन द वर्ल्ड बट इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि भैया तुम अपनी टांग बाजू भी दे दो, इतनी कीमत है। अब तुम्हारी टांग बाजू की क्या कीमत है, तुम्हें लगता है भैया हमारी क्या कीमत है, भैया तुम्हारी कीमत करोड़ों में है, एक टांग बाजू खत्म हो जाए तो उसको करोड़ों लगा के भी नहीं ठीक होती है ना। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादा कीमत लग जाना उसको बोलते हैं एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। इट इज द बेस्ट क्रूज इन द वर्ल्ड बट इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट अ ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है कोई चीज़ इमीडिएटली हो जाना, कोई चीज़ बिना टाइम पड़े इमीडिएटली हो जाना, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप रुके नहीं और एकदम से आपने कर दिया। एली वॉज ऑलवेज रेडी टू गो टू शॉपिंग एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब अगर मैं इस जगह पे अपना नाम भी लिख दूँ तो भी सही है, मुझे कोई कह दे, है ना, कि शॉपिंग जाना है, अब सोचने समझने की शक्ति सारी एक तरफ हो जाती है, शॉपिंग जाने की एक्साइटमेंट एक तरफ हो जाती है, तो सेकंड थॉट नहीं आता। और उस पर भी सुभान अल्लाह, अगर आपके पास पर्स में कैश पड़ा हो, भैया दूसरा थॉट ही नहीं आएगा, सामने वाले ने शॉपिंग किया है ना और आपने चल पड़ना है ना, इमीडिएटली दिमाग और कोई थॉट लाएगा ही नहीं, इमीडिएटली हो जाएगा, ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। चलिए नेक्स्ट, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है कोई काम किया, खराब हो गया, फिर से शुरू से करना पड़ेगा। आप एक पेंटिंग बना रहे थे, पेंटिंग बनाते बनाते आपसे ही उस पेंटिंग पे सारा कलर गिर गया, तो फिर से करना पड़ेगा। पेंटिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ड्राइंग बोर्ड है तो मेरे दिमाग में भी पेंटिंग आ गया, बट ये किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई होता है। आप हलवा बना रहे थे, हलवे में मीठे की जगह नमक डाल दिया, सारा बेड़ा गर्क हो गया, दोबारा से बनाना पड़ेगा। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, दोबारा से स्टार्ट करना। आप पढ़ रहे थे, आपने 5-7 सालों का गैप ले लिया, आप लाइफ में कोई जॉब करने लगे, फिर आपको लगा कि मुझे दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। अब जब पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी, है ना। आई फेल्ड दिस सेमेस्टर बट नाउ आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब अब मेरे को दोबारा सब शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया ट्राई मेरी ये है कि चीज़ों को रिलेट करके समझा दूं ताकि मेरी बातें तुम्हारे कानों में ध्यान रहे, जिससे जब भी तुम्हें पेपर में, क्योंकि ईडियम्स के मीनिंग रटने नहीं होते हैं, ईडियम्स की मीनिंग दिमाग में बिठाने होते हैं। तो जब हम बोलते हैं, आप सुनते हो तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, पेपर में वो हिट कर जाती हैं। बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि अब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, मैंने अपना पासा खेल दिया, अब पासा तुम्हारे हाथ में, मतलब सिचुएशन इज इन योर हैंड, सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है ना। जैसे आप किसी कंपनी से रिजाइन करना, आप किसी कंपनी से खुश नहीं हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अब उस कंपनी में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो ट्रेंडिंग पे चला गया। अब आप बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आप कितना मर्जी उनसे हाइक मांग लो, है ना, आप उनको कहोगे भैया मेरी इतनी सैलरी बढ़ा दो, भाई वो बढ़ाएंगे क्योंकि तुम उनको बेस्ट काम करके दे रहे हो या इस टाइम पे उनके पास तुम ही अवेलेबल हो। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है, इट्स अप टू यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। आई हैव मेड माई डिसीजन, मैंने कहा मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने तो डिसाइड कर लिया, बट बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुमको डिसाइड करना है। जैसे सपोज कहीं घूमने का प्लान बनाया, अब कोई डेस्टिनेशन फाइनल किया, मैंने फाइनल कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, भी तुमको जो फाइनल करना कर लो, मतलब मैंने अपने पार्ट का काम कर दिया, अब तुम्हारे पार्ट का काम है, ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। चलिए नेक्स्ट, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, किसी गलत चीज़ पे गुस्सा निकाल देना, ठीक है, किसी गलत चीज़ पे, जैसे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, ऑफिस में आपका किसी के साथ कलेश हो गया, अब ऑफिस में आपका किसी के साथ कलेश हो गया, घर आके वो कलेश जा किस पे रहा, घर आके वो पेरेंट्स पे निकल जाता है। अगर कोई छोटे भाई बहन है तो भैया आप उस पर चिल्ला जाते हो, अगर आपकी मम्मी हैं वो आपको बहुत प्यार करती हैं तो वो आपका सॉफ्ट कॉर्नर है ना, उनके लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर हो, तो अपने टेंट्रम्स कहाँ दिखाओगे, उन्हीं पे दिखाओगे। अब जिससे गलती हुई या जिससे तुमने डांट खाई, वहां की औकात ना हो, वहां की औकात का मतलब सपोज तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कुछ कह दिया, अब तुम बॉस के तो पलट के कह नहीं सकते भैया तुम गलत कर रहे हो। अब कुछ लोग रिबेल होते हैं, वो कह भी जाते हैं, बट जनरली क्या होता है जब आप किसी अंडर काम कर रहे हो तो आपको 4 बातें सुननी भी पड़ती हैं, गलती ना करने में भी सुननी पड़ती हैं। तो क्या होता है फिर हम वो गुस्सा घर आके निकालते हैं, तो घर आके गुस्सा जनरली बच्चों पे निकल जाता है जो आपसे छोटे होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, आपके लव्ड वंस होते हैं, है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, तो गुस्सा रॉन्ग चीजों पे निकल जाता है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस और अक्यूजिंग द रॉन्ग। अब आपको कहीं जाना, आप गलत डायरेक्शन देख रहे हो, वो सेंस भी आ सकता है, मतलब गलत तरीका हो जाना, है ना। ही डिडंट कमिट द क्राइम, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि जिस बंदे को तुम मान रहे हो उसने गलती करी है, उसने गलती नहीं करी है, यू आर मिस्टेकन हियर, तुम यहाँ पर गलत हो, है ना। चलिए नेक्स्ट पे, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। चलो नेक्स्ट इज बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब वो इंसान किसी भी आपके ऑफिस में आपके साथ काम कर रहा है, आपको पसंद नहीं है, या आपका क्लासमेट है आपके साथ पढ़ता है, आपको पसंद नहीं है, उसमें वो शो ऑफ करता है, या वट एवर द रीज़न इज आपको पसंद नहीं है, अब किसी वजह से उसने वो छोड़ दिया,
वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, वो ऑफिस छोड़ दिया, तो क्या है, आई नेवर लाइक्ड हर, आई एम ग्लैड, आई विल बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हर, मतलब बैक ऑफ हर का मतलब कि वो छोड़ ही दे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, है ना। बी ग्लैड टू सी समवन लीव, किसी को छोड़ते हुए देख। जनरली क्या होता है, आप जॉब कर रहे हो, आपके साथ लोगों की अच्छी बनी बनाई है, वो छोड़कर जा रहे हैं, आप दुखी होते हो, पर जिन लोगों के साथ बनी बनाई नहीं है वो छोड़कर जा रहे हैं, आपको खुशी हो जाती है ना। कुछ गेस्ट ऐसे घर में आ जाते हैं जो घर आके आपको ये रियलाइज कराते हैं कि वो हो अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप चाहते हो भाई ऐसे लोग तो जाएं, आई एम ग्लैड, है ना, आपको खुशी ही होगी उनके जाने पे, तो ये उसी सेंस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश। बताइए क्या मीनिंग हो सकता है बीट अराउंड, मीनिंग क्लियर है, देखिए ठीक है। नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड का बुश का मतलब होता है बच्चे सर्कमबुलेशन का मतलब होता है किसी भी बात के चारों तरफ बात घुमाना, मुद्दे की बात पे नहीं आना, है ना, मुद्दे की बात ना बताना, इधर उधर की बातें करते जाना और मुद्दा मिस कर देना, तो उसको बोलते हैं अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। भाई जो मुद्दा हो गया, अब आप चार लोगों की मीटिंग बैठी, मीटिंग में मुद्दा क्या था कि भैया कुछ भी लगा लो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो कि पैसा नहीं आ रहा, मार्केटिंग नहीं अच्छे से हो रही है, मुद्दा क्या है, अब लोग अपनी अपनी घर की राम कहानी लेकर बैठ गए, तो बीटिंग अराउंड द बुश ना, कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, इररिलेवेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं कि टाइम किसी तरीके से कट जाए और हम इस चीज़ से बच जाए। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपके पास उस टॉपिक पे करने के लिए बात नहीं है, या आप उससे बचना चाहते हो, या आप वहाँ पर गलत हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है मुद्दे से भटक कर बात करना। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स का मतलब होता है आपने एक साथ दो चीज़ों में दो जगह अपनी चीज़ें ट्राई करी और दोनों जगह आप कामयाब हो गए और दोनों जगह आप बेस्ट पोजीशन में हैं, दोनों जगह बेस्ट पोजीशन में। जैसे अब अपना मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं गाजियाबाद रह रही हूँ। अब मैं अगर गाजियाबाद रहकर एक अच्छा अमाउंट कमा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं गाजियाबाद रह रही हूँ, एक अच्छी अर्निंग है मेरी, अब यही अर्निंग सपोज मेरे होम टाउन में हो जाए, तो अब मैं क्या करूँगी, अगर जितना मैं यहाँ अर्न कर रही हूँ एग्जैक्ट सेम अमाउंट ही मुझे अगर मेरे होम टाउन में मिल जाए, तो मेरे पास क्या होगा, दोनों चीज़ें होंगी, मैं अपने घर भी रह सकूँगी, अपनी फैमिली के साथ भी रह सकूँगी और मेरी अर्निंग भी उतनी मेंटेन रहेगी। तो उसका मतलब क्या हो गया, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, ठीक है। तो सिचुएशन वेयर इन वन कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, दोनों अपॉर्चुनिटीज को आप प्रॉपरली इंजॉय कर रहे हो, तो उसको होता है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। नेक्स्ट इज बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, अ गुड आइडिया और प्लान एंड एक्सीलेंट न्यू इन्वेंशन। मतलब आपने कोई बेस्ट जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने घूमने जाना है और हम कोई लोकेशन देख रहे हैं, अब आपने कोई लोकेशन सजेस्ट करी, सामने वाले बंदे को पसंद आ गई, सामने वाला बंदा कह सकता है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। मतलब पहले क्या होते थे ना बच्चे, ये बहुत पुरानी है, ठीक है, ये जितनी भी इडियम्स होती हैं ये लाइफ के मतलब रियलिटी बेस्ड होती हैं, सिचुएशन से बनी होती हैं और इनका इतिहास बहुत पुराना है। कोई भी इडियम ऐसे ही नहीं बन गई, किसी न किसी इडियम के साथ कोई ना कोई स्टोरी रिलेटेड होती है। अब क्या हम वो स्टोरीज पढ़ें तो इट विल टेक सो मच टाइम, अब हमें इतना टाइम नहीं है कि हम स्टोरीज में जाएं, तो हम इसलिए इडियम्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो पहले क्या होता था, जब तक मशीन्स का यूज प्रॉपर नहीं आया था, ब्रेड जो होता है दैट इज अ मटीरियल, जैसे हमारा गूंधा हुआ आटा होता है वैसे गूंधा हुआ मटीरियल इज ब्रेड। तो ब्रेड जब तक मशीन्स नहीं आई थी वो लॉफ आता था, वो पूरा का पूरा लोफ आता था, बाद में वो लॉफ कटने लग गए जब वो पीसीज मशीन्स आ गई। तो हमने कहा बेस्ट थिंग सिंस, मतलब जब से ये हुआ इसके बाद की बेस्ट थिंग तो यही हुई है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस बात को कहते हैं। अ गुड आइडिया और प्लान और एन एक्सीलेंट न्यू इन्वेंशन। आई लव योर आइडिया, इट इज़ द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, कि इसके बाद तो बस यही चीज़ बेस्ट हुई है, हम ये इतना उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। नेक्स्ट इज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। चलिए सभी लोग कीजिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन च्यू मतलब आपके पास टाइम कम था, आपने काम ज़्यादा ले लिया,
ठीक है, आपने प्रेशर ज़्यादा ले लिया। टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ वे टू बिग, आपके पास टाइम 2 घंटे का, आपने काम 10 घंटे का ले लिया, है ना। अ बॉस बिट ऑफ मोर देन she could chew when she promised the client we would have the project ready by next week। आपके बॉस ने क्लाइंट्स को ये कह दिया कि भैया हम नेक्स्ट वीक तक आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे। अब सब टीम को पता है कि भैया नेक्स्ट वीक तक ये चीज़ पूरी नहीं होगी, इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा ले लिया गया। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना तुम चबा सकते हो उससे ज़्यादा तुमने ले लिया, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब आपके साथ लाइफ में अगर कोई बुरी चीज़ हो जाती है तो वो बुरी चीज़ एक ब्लेसिंग होती है। हमें लगता है कि ये यार ज़िंदगी में गलत हो गया, कोई बंदा या बंदी छोड़ के चली गई, हमें लगता है गलत हो गया, पर आपको नहीं पता कि आने वाली लाइफ आपके लिए कितनी ब्यूटीफुल है। हो सकता है आप उस रिश्ते में एंटेंगल होते तो लाइफ में आप अच्छी जॉब ना ले पाते, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना ले पाते। ऐसे ही हमारा कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो हम इस बात को रो रहे होते हैं कि हो भैया एक्सीडेंट हो गया। आपको नहीं पता कि आप कितने बड़े एक्सीडेंट से बच गए, क्योंकि जो बड़ा था वो दिख नहीं रहा था, है ना, वो छोटा था वो दिख रहा था। तो कई बार आपके साथ कोई चीज़ बुरी होती है और वो बुरी चीज़, हालांकि मैं ये मानती हूँ लाइफ में कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न, है ना, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। लोग भी यूं ही नहीं मिलते हैं, वजह होती है। घटनाएं भी ज़िंदगी में यूं ही नहीं घटती है, वजह होती है। तो लाइफ में आपकी मतलब का होता है तो बहुत अच्छा, और मतलब का नहीं होता तो उससे भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि गॉड के प्लान पर हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए। तो जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसमें कुछ भला ही होता है। समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, देखने में पहली बार में बुरा लग रहा है पर बाद में लगे कि अच्छा है ना। आप कोई जॉब कर रहे हो, आपने जॉब छोड़ के सोचा कि यार मैं तैयारी कर लेता हूँ। अब आप तैयारी करते करते आपको साल हो गया, आपको नई रिजल्ट आया, अब आप दुख मना रहे हो यार कि हुआ तो है नहीं, पर विद इन 3 मंथ्स आपकी फिर सिलेक्शन हो गई। अब आप क्या कह रहे हो, अब आपके लिए वो दुख है नहीं। कई बार कोई चीज़ें देखने में दुखती हैं बट बाद में वो अच्छी साबित होती हैं। अच्छा एग्जाम्पल भी जॉब वाला है। अशोक लूजिंग हिज जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हायर। सेम बात ही आ गई, ठीक है, कि अगर वो जॉब ना छोड़ता तो हायर स्टडीज़ ना करता, तो उसका जॉब छोड़ना क्या है, ब्लेसिंग, है ना, उसका जॉब छोड़ना क्या है, ब्लेसिंग। चलिए नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि किसी को काम को करने के लिए आप रातों भर जाग रहे हो, है ना। आप जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप पूरी पूरी रात बैठ के मेहनत कर रहे हो, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो कई बार हमें किसी कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है, अच्छे एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं तो हम बैठते हैं कई बार। अब आपने किसी काम को, आपको कहीं पे ऑडिशन देना है, कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना है, उसका ऑडिशन देना है, तो आप रात रात भर जाग जाग कर उसके लिए मेहनत कर रहे हो। कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो आप दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू स्टे अप वर्किंग, स्पेशली स्टडिंग लेट एट नाइट, ज़्यादातर किसके रेफरेंस में, स्टडिंग। शी हैज़ बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, हर हार्ड वर्क विल डेफिनेट पे ऑफ इन द कमिंग एग्जाम। भैया वो दिन रात पढ़ रही है तो उसका हार्ड वर्क जो है उसको पे करेगा ही करेगा। तो क्लियर है। चलिए आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझा रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से खुद से भी रिलेट कर रही हूँ। तो जब आप लोग ये वीडियो देखोगे बच्चे तो प्लीज़ अपना कमेंट डालना, क्योंकि लाइव में क्या होता है, लाइव में हमें सामने समझ आ रहा होता है बट लाइव नहीं है, तो अपना कमेंट डालना कि क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही, है ना। चलो नेक्स्ट, डोंट जज अ बुक। ये बड़ी ही कॉमन सेइंग है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब क्या है कि किसी की चीज़, आज का टाइम क्या हो गया बच्चे, आज के टाइम में हम लोगों को उसके कपड़े और जूतों से ईजिली जज कर लेते हैं। अगर किसी का स्मार्ट लुक नहीं है तो हमें लगता है पता नहीं ऐसा ही बंदा होगा, तो आज के टाइम में हम किसी को भी कपड़े और जूतों से जज कर लेते हैं। बट द रियलिटी इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कि जैसे किसी स्टार की कोई मूवी आई, जैसे कोई स्टार किड ही आ गया, जनरली लोग नेपोटिज्म पर बोलना शुरू कर देते हैं कि भैया उसका बच्चा है ये है वो। अब किसी की मूवी आई और वो मूवी अच्छी नहीं थी, है ना, वो मूवी अच्छी नहीं थी तो लोगों ने उसके लिए बातें करनी शुरू कर दी। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पहले मूवी हो सकता है, पहली मूवी अच्छी ना हो सकता है बाद की हो, और आपने मूवी देखी नहीं, आप पहले ही बातें करी जा रहे हो, तो पहले देख लो, एक्टिंग देख लो, फिर बात करो। तो कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लगा लो। एक इंसान देखने में सिंपल लग रहा था, आपको थोड़ी देर में पता चला वो कंपनी का CEO है। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी की आउटर अपीयरेंस से किसी को जज मत करो। डोंट जज समथिंग प्रीमियरली बाय इट्स अपीयरेंस, कि किसी भी चीज़ को उसकी अपीयरेंस से जज ना करो। ही डजंट लुक इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं लगता, तो शी कह रही है, ही क्या कह रहा है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तुम किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते कि बुक अच्छी है या नहीं है। इट मीन्स तुम किसी पर्सन को उसके अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते कि वो इंसान अच्छा है नहीं है, इंटेलिजेंट है नहीं है, एंड ऑल। डन। चलिए नेक्स्ट,
कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है वो इधर कुआं उधर खाई, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में इधर भी दिक्कत है उधर भी दिक्कत है। व्हेन समवन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, आप फंस गए हो, आप ये वाला रास्ता चुन रहे हो तो फंस रहे हो और वो वाला रास्ता चुन रहे हो तो फंस रहे हो। ही हैड कमिटेड टू बोथ एंड नाउ ही इज कॉट बिटवीन टू, मतलब एक बंदा है उसने दो बंदियों को कमिटेड कर दिया, अब वो फंस गया बिटवीन टू स्टूल्स कि किसकी तरफ जाए, है ना। दोनों के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है, तो भैया पहले पंगा ही क्यों लिया, है ना, पहले पंगा ही क्यों लिया। तो क्या उसका मतलब हो गया कॉट बिटवीन द टू स्टूल्स, अब आपने कोई जॉब स्टार्ट कर दी, साथ आप स्टडी कर रहे हो, अब स्टडी भी अच्छी चल रही है जॉब भी अच्छी चल रही है, पर क्या दोनों में से एक को भी प्रॉपर टाइम दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उसका इफेक्ट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दो नाव में एक साथ सवार हो गए। तो सेम बात है। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब अगर भैया काम ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, सीधी सी हिंदी में अगर बात कही जाए। डील विद द प्रॉब्लम इफ एंड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, भाई अब नेसेसरी बन गई है, अब तुम बच नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि आप घर से आ गए बाहर, जैसे सपोज आप यहाँ नहीं गए, आप मुखर्जी नगर चले गए तैयारी करने के लिए, है ना, घर वालों ने टाइम दिया आपको साल का, अब साल में से 10 महीने तो आपने कर ली ऐश कि देखी जाएगी, अब 2 महीने लास्ट के बचे हैं, अब आपके सिर पड़ गई है, अब तो आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, या तो आपको ढंग से पढ़कर कुछ सिलेक्शन लेनी पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, नहीं तो भैया उठाकर बोरी बिस्तरा अपने घर चले जाओ। तो ही कह रहा है कि आई थिंक आई नीड टू हायर अ लॉयर, कि मुझे लॉयर हायर करने की जरूरत है। तो शी क्या कह रही है, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, भाई अब अगर ब्रिज तक आ ही गए हो तो इसको क्रॉस भी कर लो, मतलब अब ये काम कर लो क्योंकि अब ये नेसेसिटी है ना। बाहर घर छोड़कर पढ़ने आए हो तो बहुत ऐश कर ली, अब पढ़ भी लो, अब आए हो तो पढ़ भी लो क्योंकि ये नेसेसिटी है। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बड़ी ही कॉमन है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है, एक मिनट, हाँ ठीक है, मतलब आपने कोई चीज़ कर दी और वो चीज़ खराब हो गई और अब आप रो रहे हो, अब आप परेशान हो रहे हो। जब भी हम कोई एक्शंस करते हैं बच्चे, मैं हमेशा क्लासेस में ये बात बोलती हूँ और लाइव क्लास में भी ये बात बोलती हूँ, आज तो रिकॉर्डेड है, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं हर बच्चा इतना समझदार है कि वो जानता है कि उसके एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, वो जो एक्शन कर रहा है उसके क्या परिणाम आने वाले हैं। 2 बातें हैं, पढ़ रहे हो तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं रिजल्ट आएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि हम कह रहे हैं हम ना पढ़े बट रिजल्ट आ जाए, हम कम पढ़े पर रिजल्ट आ जाए, है ना। तो हम ऐसा नहीं होगा ना। डोंट बी सो इंक्विजिटिव अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। रिमेंबर, अरे ये तो गलत है, एक मिनट। क्राई ओवर स्पिल्ड का मतलब होता है बच्चे, आपने कोई काम कर दिया और अब आप उसको लेकर जो है, अब आपने कोई काम कर दिया, अब आप पछता रहे हो उसको, है ना। शायद ये एक मिनट, यस ये देखो यहाँ पर ये हमारे जो टाइपिंग महानुभाव जी हैं, ये उनकी गलती है, ठीक है, मैंने उनको स्पेशली भेजा था, ठीक है। येस वी मेड अ मिस्टेक बट देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। हमने कहा कि हाँ हमसे गलती हो गई है बट अब रोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स टाइम टू डू समथिंग, कि कुछ कर ले तो बेटर है, रोने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारे जो सर जी हैं उनकी कारस्तानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछो तो उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं रहती है ना, वो आपके लिए ही डेंजर हो सकता है। तो क्यूरियोसिटी किल द कैट का मीनिंग क्या हो गया, बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इन ट्रबल। बहुत ज्यादा सवाल करने की आदत भी आपको दुविधा में ला सकती है, इसका मतलब ये हो गया, है ना। तो इसका एग्जांपल बच्चे नीचे वाले नेक्स्ट वाले में आ गया, डोंट बी सो इंक्विजिटिव अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। बहुत ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है। रिमेंबर, याद रखो, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ज्यादा सवाल पूछने से तुम ही दुविधा में आ सकते हो। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, मतलब बहुत अगर रिलेट कर लिया जाए तो भैया एक कुछ भी कहानी बना लो ना, एक बिल्ली है, उसको बहुत ज़्यादा आदत है किसी चीज़ में पॉक करने की, इस वजह से लोगों ने उसको मार दिया। अब पॉक करने की आदत किसको होती है, जो क्यूरियस होता है, जिसको बार बार जानना होता है कि क्या हो रहा है। तो कैसे भी रिलेट कर लो, पर ध्यान रखना इस चीज़ को। और मैं रिलेट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मेरी कही हुई बातें जो है वो दिमाग में रह जाएंगी। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट ले लेना।
आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि तुम लाइव नहीं और रिकॉर्डिंग करना इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट है ना, थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल आप कैमरे से ही बात कर रहे होते हो। तो भैया ये एफर्ट है ताकि क्लास मिस ना हो, तो ये फ्रूटफुल रहे, तो अपना कमेंट ज़रूर करना कि भैया हाँ तुम्हें इस सेशन का फ़ायदा हुआ, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट। आपको कैमरे से लगातार इंटरैक्ट करना है, आपके पास कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं जिससे आप समझ सको कि सामने वाले को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ समझने और ना समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है, दीज आर सिंपल थिंग्स। ईडियम्स जो होती हैं वो किसी के कहने की ज़रूरत होती है, सुनने की ज़रूरत होती है एंड क्लियर हो जाती हैं, बट स्टिल है ना, ये एक एफर्ट होता है जो बड़ा मुश्किल होता है रिकॉर्ड करना। बट कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिनको आपको कंटिन्यू करना है, तो आप शाम को नहीं अवेलेबल हो पा रहे हो यूट्यूब के टाइम पे, है ना। तो अभी हम अदर इंस्टीट्यूट्स में भी एंगेज हैं, तो किसी दिन आपका स्केड्यूल ऐसा हो जाता है कि आप एंगेज हो, है ना। तो 2 दिन की क्लास जो हमारी वेंसडे तक क्लास है, पर फिर थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी वीडियो की। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ अपने लाइफ टाइम पर ही इसको लेना, ताकि एटलीस्ट आप लोग लाइव रहो उस टाइम पे, है ना। तो बाकी रिकॉर्डेड भी देख लेना। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू टेक शॉर्टकट्स व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी। जब पैसे बचाने के लिए कुछ किया जाए, दे ऑलवेज पुट क्वालिटी फर्स्ट, दे वोंट कट कॉर्नर्स जस्ट टू सेव मनी। अब कई कंपनीज होती हैं वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसे पैसे नहीं बचाने। जैसे मैं बात करूँ टीचर्स की भी, तो कुछ टीचर्स होते हैं जैसे हम अगर पढ़ाते हैं तो हमको पर आवर, पर डे, पर मंथ इस तरीके से पे किया जाता है। तो कई बार कुछ टीचर्स जो होते हैं वो पैसों के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रो कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो कट कॉर्नर का मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टकट ले लेना, क्वालिटी से कॉम्प्रो कर लेना, है ना। दे ऑलवेज पुट क्वालिटी फर्स्ट, वो सबसे पहले किसको रखते हैं, क्वालिटी को। दे वोंट कट कॉर्नर जस्ट टू सेव मनी, वो पैसे बचाने के लिए ही जो है वो शॉर्टकट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है बच्चे परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली, ठीक है, टू सक्सीड। आपने कोई चीज़ किया, आपने कहा कि मैंने अपने बेस्ट लेवल की कर दी, तो यू कट द कस्टर्ड। किसी की उम्मीद पे खरे उतर जाना, है ना। जैसे आपके पेरेंट्स की आपसे उम्मीद थी कि आपका 80-90% आएगा और आपका आ गया, तो यू कट द मस्टर्ड, आप उनकी उम्मीद पे खरे उतर गए। वी नीड अ बेटर कैचर, हमें एक बेटर कैचर की ज़रूरत है। दिस वन जस्ट डजंट कट द मस्टर्ड, मतलब ये हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा, इसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है। तो कट द मस्टर्ड का बेसिक मतलब हो जाता है कि जो आपने चाहा वैसी ही चीज़ होना, है ना। चलो नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। 2 सिचुएशन है, आप एक सिचुएशन पे बहस करी जा रहे हो, ये मान हो सकता है आपको ये लग रहा हो ये गलत है, बट खुद को प्रूफ करने के लिए आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, कुछ भी बहस करते जा रहे हो, तो दैट पर्सन विल कंसीडर डेविल्स एडवोकेट। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, काउंटर पार्ट पर आर्ग्यूमेंट करना और खुद को प्रूफ करने के लिए कुछ भी आर्ग्यू करते जाना। द टीचर ऑलवेज प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम। कि बच्चों को डिस्कशन कराने के लिए टीचर को कई बार ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ, मैं आज भी ये बात बोल रही थी कि भैया मैं इस तरीके की टीचर हूँ, गलत को सही और सही को गलत करना जानती हूँ। ये तुम्हारा है कि तुम कहाँ स्टैंड रख पाते हो कि नहीं ये सही है और ये गलत है ना। डेविल्स एडवोकेट। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, ठीक है, शॉर्ट रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहती हूँ, ठीक है। इन वीडियोज़ को शॉर्ट रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो रिकॉर्डेड वीडियो हो ये शॉर्ट हो और ईडियम्स की वीडियो स्पेशली शॉर्ट हो, ताकि बच्चा फटाफट से कुछ 2, 4, 5 वीडियोस देखे और इनफ। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। ये होता है जैसे आप ऑप्टिमिस्ट हो कि हाँ जॉब हो जाएगी, बट अब आप क्या कह रहे हो कि जब पहली सैलरी आएगी तो ये खर्चा करूँगा। ओवर ऑप्टिमिज्म। एक होता है भैया अच्छा सोचना, एक होता है कुछ अलग ही प्लानिंग कर लेना सोच के, है ना। डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन। ओवर ऑप्टिमिज्म ना, हो सकता है ना हो और तुमने दुनिया जान का प्लान कर लिया, है ना। तो यू माइट नॉट विन द प्राइज एंड यू हैव ऑलरेडी स्पेंट द मनी। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, मतलब अंडे देने से पहले उसको काउंट मत करो कि कितने अंडे होंगे, इस रेफरेंस में है ये। तो सिंपल सी बात कि पॉजिटिव होना अच्छी बात है, बट ऑप्टिमिस्ट ओवर हो जाना बुरी बात है। अच्छा है कि सिलेक्शन लेंगे, पर सिलेक्शन पे पहली सैलरी यहाँ जाएगी, दूसरी यहाँ जाएगी, तीसरी यहाँ जाएगी, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। फिर क्या होता है कि फिर हम शायद ना हो तो हमें दुख हो, है ना, शायद ना हो तो हमें दुख हो। तो इसको बोलते हैं डोंट काउंट द
डोंट काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैश्ड, ठीक है, जब तक वो हैश ना कर जाए काउंट मत करो। तो क्लियर है, 25 इडियम्स हमने डील करी, विद एग्जाम्पल डील करी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये इडियम्स आपको दोबारा किसी बुक से या किसी और वीडियो से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को देख लेना, कमेंट अपने कर देना, ठीक है। एक वीडियो कल और होगी आपकी इडियम्स पे, ऐसे ही रिकॉर्डिंग होंगी और कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी और करवा दूँ, क्योंकि आज टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो आज मैं यहीं तक रख रही हूँ, शॉर्ट वीडियो में ही रख रही हूँ इसको, ठीक है। तो भैया आपने अपने कमेंट करना और वीडियो शेयर कर दिया करो, और इडियम्स की जितनी भी वीडियोस हैं उनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वो क्लियर हो जाएंगी, इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास भी कल आपकी इडियम्स की है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चे।